अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की है, वार्तालाप की है, बट आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है। बेसिकली सर आज बिहार इलेक्शन से लेकर के कुछ हमारे आपसे सवाल जवाब रहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर बेसिकली बिहार इलेक्शन बहुत ज़्यादा हाइप में है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें चल रही हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए एंड उसमें क्या मुद्दे हैं उसके बारे में बताइए। अब बिहार इलेक्शन जो है ना इस टाइम अपनी बिल्कुल पीक पे पहुंच गया है, और जिसे कहते हैं कि जो इलेक्शन का एक टेम्पो उठता है वो उठ गया है। और क्या नाम है, क्योंकि 6 तारीख को पहली पोलिंग है और दूसरे चरण की जो है 11 तारीख को है। और दोनों तरफ जो दो फ्रंट मेन लड़ रहे हैं वहाँ इंडिया गठबंधन है एक तो, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट वगैरह हैं, और एक वीआईपी का है जो ईपी मलाव की पार्टी है, और दूसरी तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी है, नीतीश कुमार है और चिराग पासवान है, मांझी है। तो ये दो गठबंधन है, और ये दोनों गठबंधन अपना पूरे दोनों का जो प्रचार है वो स्वाब पे है। दोनों तरफ सारे टॉप लीडर उतर गए हैं। इधर से राहुल गांधी, प्रियंका, नीतीश कुमार और जो मुकेश साहनी और कम्युनिस्ट लीडर्स प्रचार पे रैलियां कर रहे हैं। उधर से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार, चिराग पासवान सब लगे रैलियां कर रहे हैं, और दोनों का मुकाबला कड़ा है। हालांकि एक इसमें तीसरा फ्रंट जो है उसका भी है, प्रशांत किशोर का भी, और उसका देखो भी क्या होता है। वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो 2-3 साल से बिहार में मेहनत भी कर रहे हैं। तो मुख्य मुकाबला इन दो ग्रुपों में, पर तीसरा प्रशांत किशोर भी है। और पहले थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जब गड़बड़ चल रही थी दोनों ग्रुपों में, टिकटों में बड़ी खींचातानी थी, और एनडीए ने फिर भी थोड़ा अपना फैसला जल्दी कर लिया था, और इंडिया गठबंधन में ये खींचतान टिकटों की ज़्यादा चली, और कुछ सीटों पे तो फैसला हो भी नहीं पाया। 8-10 सीटों पे शायद वो फ्रेंडली कंटेस्ट भी करेंगे, पर उस टाइम ये थोड़ा सा एनडीए ने बढ़त ले ली थी। उन्होंने जल्दी प्रचार शुरू किया था और इंडिया गठबंधन थोड़ा लेट हो गया था। पर इंडिया गठबंधन ने बाद में अपना जो घोषणा पत्र है वो जल्दी घोषित कर दिया। और दूसरा उन्होंने एक और काम किया कि जिसकी बहुत देर से इंतजार थी, कि नीतीश जो तेजस्वी यादव है उसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का। और ये भी हिंट दे दिया कि 2 उप मुख्यमंत्री और बनाए जा सकते हैं। वो बन सकते हैं एक दलित समाज से और एक मुस्लिम समाज से। तो अगर वो भी घोषणा कर देंगे तो उनका मुकाबला मामला और तय हो जाएगा। अभी ऐसा घोषित तो नहीं किया, पर ऐसा माना जा रहा है कि अति पिछड़ा वर्ग को कर दिया, उसको बैकवर्ड को कर दिया, और अब 2 मेन रह गए, दलित और मुस्लिम। तो ये मामला इस तरह से दोनों का ठीक मामला चल रहा है। और जो मुद्दे हैं वो जैसे सब इलेक्शन में मुद्दे होते हैं वही है। करप्शन है, क्राइम है, बेरोजगारी है, एजुकेशन है, धर्म है, कास्ट है, और तीसरे मोर्चे वाला मुद्दा प्रशांत किशोर है। फिर जो पिछले दिनों फ्री बीज का चल पड़ा, रेवड़ियाँ बांटने की मुफ्त का, वो मुद्दा है एक। और पिछले सालों में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का रुख जो क्या रहता है वो भी एक मुद्दा है। तो ये सब चीज़ें इस इलेक्शन में सब चीज़ें हैं। तो ये सब इलेक्शन का इस तरह से चल रहा है, रहने वाले हैं। तो सर हमें ये तो समझ में आया कि सर बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा है, बट आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मेन जो मुद्दे हैं वो कौन से हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो वैसे तो सारे मुद्दे का अपना अपना महत्व है, पर हर स्टेट का अपना एक कैरेक्टर होता है और उसको होता है। जैसे बिहार बिहार है, बिहार उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता, बिहार बंगाल नहीं हो सकता। तो बिहार का एक अपना नज़रिया है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा तो देखो कास्ट का है। बिहार जो है कास्ट की सोसाइटी, वहाँ धर्म चलेगा पर धर्म बहुत कम चलेगा, कास्ट ज़्यादा चलेगी। वहाँ क्लियर डिवाइडेड है कि जैसे इंडिया गठबंधन है, तेजस्वी का जो गठबंधन है, वो समझ के चलो कि मुस्लिम और यादव जो कुल मिला के दोनों 30% के करीब होते हैं, वो ब्लॉक इनके साथ इंटैक्ट खड़ा है। और जो बीजेपी और ये जो है इनके साथ जो है सारी स्वर्ण जातियाँ हैं। इनके साथ जो है क्लियर मेजोरिटी में ब्राह्मण, वैश्य जिसे बनिया कहते हैं, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ और भूमियार, ये स्पष्ट रूप से इनके साथ खड़े हैं। और सारा मामला आके और फिर नीतीश कुमार है तो वो कुर्मी भी उनके साथ है। पर सारा मामला जब आके अब दिखता है वो है, ये तो मतलब कि लाइन स्पष्ट क्लियर हो गई, ये कास्ट इधर है, ये कास्ट इधर है।
तो इस पिछले दिनों नीतीश कुमार ने एक बहुत नया वर्ग बनाया था जिसको कहते हैं ईबीसी, मतलब कि जो अति पिछड़े वर्ग है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो कास्ट है वो ईबीसी है। उसमें तकरीबन 100 जातियां हैं। उसमें नीतीश कुमार की बड़ी पैठ थी, और जो इंडिया गठबंधन है उसकी नज़र भी उसी पे है। जो हमने उसने उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी को प्रोजेक्ट किया नाम, वो भी ईबीसी से आता है। हालांकि उसकी जाति मल्लाह है, मल्लाह 2% है, पर वो काफ़ी वाइड फैले हुए हैं। तो उस पर ही सारा खेल है, वो 36% के करीब है। तो वो डिसाइड करेंगे। अगर उनमें से जो है, अगर नीतीश कुमार उसको चंग को अपनी तरफ करने लगा तो मामला इधर हो जाएगा। और जो कांग्रेस की रणनीति शुरू से थी, जो तेजस्वी यादव को लेट घोषित करने का, उनका मतलब यही था कि क्योंकि देहात में ईबीसी में और इन यादवों में, इनमें ही कन्फ्लिक्ट रहता है, तो कहीं ये ना मैसेज चला जाए कि यादव डोमिनेट करेंगे। तो कांग्रेस स्ट्रेटेजिकली ईबीसी पे राहुल गांधी का ध्यान ज़्यादातर ईबीसी पे ही था कि किसी तरह से ईबीसी को इकट्ठा किया जाए। ईबीसी भी है फिर, और दलित भी है। तो दलित भी ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि इधर जाए। तो और मुस्लिम और यादव तो कोई बात नहीं, मुस्लिम यादव तो इस तरफ है ही। तो ये तो है, एक तो है कास्ट फैक्टर, एक खूब रहेगा। दूसरा, पिछले दिनों जो प्रशांत किशोर का रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं, वो किसके वोट काटेगा, उसके तरफ दोनों बातें आ रही हैं कि वो कुछ बीजेपी के ब्राह्मणों के वोट काट सकता है, यूथ के वोट काट सकता है, और कुछ वो शायद इनके भी काटे। पर वो वोट काटे ना काटे, पर वो 2-3 साल में घूम घूम के उसने एक इशू बनाने का बड़ा काम किया। उसने जो है अनएम्प्लॉयमेंट को और जो एजुकेशन है इसको बड़ा इशू बना दिया है। और बिहार में जो है पलायनवाद का, बेरोजगारी का बहुत बड़ा इशू है। और अगर ये इशू बढ़ा, यूथ का बढ़ा, तो फिर इसका मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है 20 साल से नीतीश कुमार, वो गुस्सा उसके खिलाफ जाएगा। तो अगर यूथ इस बार बहुत फैक्टर है, बहुत बड़ा। तो यूथ का फैक्टर जो है वो, अगर वो देखो किस तरह से आता है, अगर ये इशू उठा तो या तो प्रशांत किशोर थोड़ा बहुत चंग कुछ करेगा, और अगर यूथ ने बढ़ चढ़ के वोट दिया तो फिर वो सरकार के खिलाफ देगा। क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का भी एग्जाम बड़े उस पर पैमाने पे पेपर लीक हुए, वहाँ हुए। वहाँ ग्रेजुएशन नॉर्मली 3 साल की ग्रेजुएशन 5-6 साल से पहले हो नहीं पाती। नौकरियों की बड़ी दिक्कत है, और दोनों गठबंधनों ने बड़ी बड़ी भारी घोषणाएं की हुई हैं। तेजस्वी ने तो ये कह दिया कि हर घर में मैं सरकारी नौकरी दूंगा, और जो महिला सेविका है उनको 10,000 से लेकर 30,000 तक करूंगा। और उधर से एनडीए ने भी फ्री बीज का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उन्होंने 10,000 रुपये उन्होंने तो लेडीज के अकाउंट में डाल भी दिए। और उनको इस 10,000 रुपये बड़ा, एनडीए ग्रुप को जो है 10,000 रुपये बड़ा विश्वास है कि हमने लेडीज को 10,000 रुपये डाल दिए। बिहार की 75 जो लाख लेडीज हैं उनको जो है वोट डाल दिए। तो उनको वुमेन इशू पे, और वो वुमेन इशू जो है ज़्यादातर पिछले इलेक्शन में बड़ा फैक्टर रहा है। तो ये इशू है। एक क्राइम का बहुत है, क्राइम वाला इशू भी है। क्राइम वाला इशू ऐसा है कि ये जो एनडीए ग्रुप है वो तो पिछला लालू का जंगल राज की बात करता है कि अगर ये आगे तो पुराना जंगल राज जैसे नाम दिया जाता है कि उस टाइम क्राइम की सिचुएशन खराब है। और जो इंडिया गठबंधन है वो कह रहा है कि शुरू के 5-10 साल तो नीतीश कुमार के छोड़ दो, वो तो ठीक है। अब जो बिहार में पिछले मेरे ख्याल 6 महीने में 50 साल, मतलब कि बिहार का औसतन रोज 8 मर्डर हो रहे हैं, रोज जो है किडनैपिंग है, मतलब कि 600 मुकदमे रोज दर्ज हो रहे हैं, 600 क्राइम रोज हो रहे हैं। तो पिछले दिनों मतलब कि पटना शहर में प्रमुख उद्योगपतियों की, एक पुलिस वाले की अभी पीछे हत्या कर दी। थोड़े दिन पहले अभी कल एक इलेक्शन कमीशन जो प्रशांत किशोर की पार्टी का समर्थक था दुलार चंद यादव, उसकी हत्या कर दी। तो मतलब कि ये क्राइम का इशू भी बढ़ चढ़ के हो रहा है। और तो ये मुद्दे रहेंगे। हालांकि बीजेपी इसमें धर्म का मुद्दा भी जोड़ना चाह रही है, योगी आदित्यनाथ को जोड़ करके वो धर्म वाला इशू भी करने। तो देखो इलेक्शन में इसमें क्या होता है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो आजकल जो है, अच्छा तीसरा जो है प्रशांत किशोर का भी है, वो भी अनडिसाइडेड है कि वो, उसने मेहनत तो की है, पर उसने खुद इलेक्शन ये कह के मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उससे उसका जो है ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ है। और हमें भी ये लगता है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर ये होता है कि इलेक्शन जो है 2 पोल में बच जाता है। जब इलेक्शन आखिर तक पहुंचेगा तो हिंदुस्तान में एक मानसिकता है कि 2 ही तरह के लोग हैं, या तो मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ है। तो इलेक्शन आखिर में अगर इस पॉइंट पे आ गया तो फिर ये जो बाइपोलर हो जाएगा कि कुछ लोग मोदी को जिताने के लिए निकलते हैं, कुछ लोग मोदी को हराने के लिए निकलते हैं। तो वो अगर मोदी को हराने वाले हैं वो इंडिया गठबंधन को डालेंगे, और जो मोदी की सपोर्ट में है वो तो अगर ये बाइपोलर हो गया तो फिर प्रशांत किशोर का बड़ा मुश्किल मामला रहेगा। और एक जो सीमांचल एरिया है उसमें AIMM भी लड़ रहा है, उसने पिछली बार 5-6 सीटें जीती थी, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। तो उसका असर कितना रहता है,
वो अलग बात है। वो सीमांचल पे जो मुस्लिम एरिया उसमें वो बीजेपी को फ़ायदा करने के लिए खड़े होते हैं, ये तो सब लोग। तो ये सब मेन मुद्दे मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर, हमें ये तो समझ में आया कि इसमें मेन मुद्दे क्या हैं और किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा चर्चा चल रही है, किस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बट सर इसमें एक और बात आती है कि जो हमारा ये बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, इसका नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर है? देखो, एक तो बात यह है कि पहली बात तो रिजल्ट प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। अगर फेयर इलेक्शन हो और सब कुछ हो तो फिर तो कुछ प्रिडिक्ट किया भी जा सकता है। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा पिछले दिनों आ गया है, जो इलेक्शन कमीशन है उसके रोल पे बहुत बड़ा असर आ गया। जो पिछला गठबंधन इलेक्शन था इन दोनों का, उस गठबंधन में हार जीत का कुल पूरे बिहार में 12,000 वोट का असर था, फर्क था। अब 12,000 वोट का मार्जिन इतना कम होता है पूरे प्रदेश में, कुछ कहने की हद नहीं, मतलब उसको आप प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब इलेक्शन कमीशन का रोल, अब इसने इलेक्शन कमीशन ने जो है इस इलेक्शन से पहले वहाँ पर SIR की प्रक्रिया की थी, जो इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो रिवीजन किया था वोटिंग लिस्ट में, उसके तहत चलते हुए उन्होंने 80 लाख के करीब वोट काट दिए। अब वो किन लोगों के वाट काटे हैं, कैसे काटे हैं, पहले तो उसी का असर है। उन्होंने ज़्यादातर विपक्ष का आरोप तो ये है कि ज़्यादातर मुस्लिम और बैकवर्ड और दलित और यादव के वोट कटे हैं, जो कि इसको देना है। अगर वो मामला अगर हो गया फिर तो देखो कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता, क्योंकि वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ कर दो, फिर EVM में गड़बड़ कर दो, फिर काउंटिंग में गड़बड़ कर दो, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, फिर तो जीत हर एक की एक तरफा होगी। और अगर मान लो थोड़ा सा भी फेयर हो गया और बिहार की जनता जो बहुत जागरूक है, बहुत पॉलिटिकल है, तो अगर वो सड़कों पे आ गई और उन्होंने ठान ली तो फिर ये सब तंत्र मंत्र भी ढह जाते हैं। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट की बात ये है कि अगर जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था उसमें इन्होंने बीजेपी ने और NDA ने 400 पार का नारा दिया था और वो 240 में सिमट गए थे, तो उससे जो है इंडिया गठबंधन का मॉरल अप हो गया था और ये जो NDA गठबंधन है वो बिल्कुल उसका मॉरल डाउन हो गया था पूरे देश में। पर उसके बाद जिस तरह से हरियाणा इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ, दिल्ली इलेक्शन हुआ, उसमें फिर मैनिपुलेटिंग हुई या पब्लिक का मन बदला, क्या हुआ, तो उसमें फिर जो है NDA गठबंधन को मिल गया था। तो उससे फिर जो है NDA गठबंधन जो मोदी बीजेपी का लीड कर रही है उसका हौसला फिर अफजाई है। अब इस इलेक्शन में इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। अगर मान लो इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो फिर ये तय मान लो कि NDA गठबंधन का मोरल बहुत डाउन होगा और क्या नाम है, एक तरह से फिर जो है अगले पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी और उसमें RSS भी शायद मोदी के खिलाफ शुरू हो जाए। और अगर NDA गठबंधन जीतता है मोदी का तो फिर जो है विपक्ष का मोरल डाउन हो जाएगा और फिर काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। फिर आगे 2029 का इलेक्शन पार्लियामेंट का, फिर उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी, वो उनके पक्ष में जाएगा। और इसमें बिहार इलेक्शन में एक और बात है जो इसका मतलब कि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार नीतीश यादव के साथ मिलके तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस के साथ, और इलेक्शन के बाद वो जो है पलट के बीजेपी में चला गया। तो इस बार भी कोई बड़ी बात नहीं, जो इलेक्शन से पहले गठबंधन बने हैं, ये गठबंधन रिजल्ट के बाद भी इंटैक्ट रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मान लो नीतीश कुमार की सीटें कम आई और जैसा एक मैसेज चला गया है कि नीतीश कुमार को इस बार बनाएंगे नहीं, तो नीतीश कुमार के वोटर्स में मैसेज चला गया है कि JDU को खत्म करने की बात है और हो सकता है बाद में बीजेपी जो है अपना CM बना दे और बीजेपी का जैसा इतिहास रहे कि अपने सहयोगी दलों को खत्म करने की रहे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार जाए और तेजस्वी के साथ चला जाए। और दूसरा उधर भी खतरा ये है कि अगर मान लो इनकी सीटें ज़्यादा बढ़ती हैं और इंडिया गठबंधन का जो है वोटिंग कम रह जाती है, तो वहाँ से भी जो VIP है या जो दूसरे छोटे वोटर है उनका भी कोई, देखो कांग्रेस और तेजस्वी तो आते नहीं, बाकी जो छोटे सहयोगी हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं कि वो कब NDA गठबंधन में आ जाए। तो ये जो है बिहार बहुत पॉलिटिकल स्टेट है, तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और इसके असर जो है भारत की राजनीति में बहुत गहरा रहेगा। किसी भी पक्ष में आए, जो भी पक्ष आएगा उसका रिजल्ट गहरा रहेगा। तो अब हमें पहले पोलिंग का इंतजार करना चाहिए और फिर रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे क्वेश्चन यही तक थे एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली, बहुत ही डीप में आपने चीज़ें समझाने की कोशिश की। आई जस्ट होप कि हमारी ऑडियंस को भी चीज़ें समझ में आई होंगी। नमस्कार सर, मेरी आपसे एंड ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को मैक्सिमम टाइम शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा।